शादी के फौरन बाद शौहर का इंतकाल हो गया और मैं अपनी बूढ़ी सास के पास रहने लगी क्योंकि उसके बेटे के अलावा और कोई ना था। लेकिन हर रात मुझे ऐसा महसूस होता जैसे लाइट बंद करते ही कमरे में कोई चला आता है, लेकिन घर में तो मेरे और अम्मा के अलावा कोई भी नहीं रहता था। मैंने कई दफ़ा अम्मा से कहा कि लाइट जलाकर सोते हैं, लेकिन अम्मा कहती कि रोशनी में उससे नींद नहीं आती। एक रात मैं बिस्तर में टॉर्च लेकर लेट गई और जैसे ही मुझे अपनी चारपाई हिलती हुई महसूस हुई, मैंने टॉर्च जला दी और ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि मेरे कमरे में तो मेरा शौहर। मेरा नाम कोमल है, मेरा ताल्लुक कमालिया से है। हम 3 बहन भाई थे। बहुत छोटे थे जब अम्मा का इंतकाल हो गया था। अब्बा एक जिम्मेदार थे, काफ़ी ज़मीनें थी हमारी और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा गुजर बसर हो रहा था। अब्बा सुबह सवेरे ज़मीनों की तरफ निकल जाते थे और कभी दोपहर में या शाम में घर का चक्कर ज़रूर लगाते थे। मैं और मेरा भाई कॉलेज जाते थे। आपा ने एफए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घर संभालने लगी थी। मुझे याद है जब अम्मा हमें छोड़कर दुनिया से चली गई थी तो आपा ने हमें माँ बनकर पाला था। हमारी खातिर पढ़ाई भी छोड़ दी थी। अब्बा काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब अम्मा का इंतकाल हुआ था तो सब ने अब्बा से कहा कि दूसरी शादी कर लें, कोई घर संभालने वाली ले आओ जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखेगी। तो अब्बा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को किसी गैर औरत के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि अक्सर सौतेली माएँ घर तबाह कर देती हैं। मैं खुद अपने बच्चों को पाल सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। एक दिन अब्बा के चचाजाद भाई आए और अब्बा से कहा कि मैंने आपके लिए रिश्ता देखा है, अभी वक्त है कि आप शादी कर लें। इस घर को एक औरत की ज़रूरत है और आपके बच्चों को माँ से बढ़कर प्यार देगी। वो बहुत अच्छी औरत है। मैंने उससे बात की है, उसे कोई एतराज़ नहीं। अब देखें ना, आपके 3 बच्चे हैं, फिर भी वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। तो अब्बा ने कहा मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तो वो कहने लगे कि मैं तो ज़ुबान देकर आया हूँ कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा हाँ तो करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कभी इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़कर कि आपका भाई कह रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अब्बा ने कहा कि ठीक है, मगर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो अब्बा के चचाजाद भाई ने कहा कि जी जी बिल्कुल, जितना भी वक्त लेना चाहते हैं आप लें, मगर भाई साहब फैसला हमारे हक में ही होना चाहिए। और वो चले गए। कुछ दिन गुजरे तो अब्बा के चचाजाद भाई ने कॉल की और फिर से अब्बा की शादी के लिए इसरार करने लगे। तो अब्बा ने कहा आप परेशान ना हो, मैं सोच रहा हूँ आपके मशवरे पर। तो चचा बहुत खुश हुए और कहने लगे अब की ना मेरे भाइयों वाली बात, और फिर कॉल कट कर दी। अब्बा उस दिन से रोज़ कहीं निकल जाते और रात गए घर आते थे। एक दिन आपा ने अब्बा से पूछा अब्बा खैरियत तो है ना, क्या बात है जो आप चुप चुप रहने लगे हैं। अब्बा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बस काम ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा थक गया हूँ। और फिर अब्बा कमरे में चले गए। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो अब्बा के वही चचाजाद फिर से आन टपके। न जाने उनको हमारी इतनी फिक्र क्यों थी, या शायद अब्बा से बहुत करीबी रिश्ता था इसलिए इतनी परवाह करते थे। चचा ने अब्बा से कहा कि भाई साहब आप बहुत टाइम ले रहे हैं, खैर तो है ना। तो अब्बा ने कहा जी जी बिल्कुल, दरअसल आजकल ज़मीनों का बहुत काम है, इसी में मसरूफ़ हूँ। और आप जानते हैं कि गंदम की कटाई के दिन हैं और जब तक मज़दूरों के सर पर खड़े ना हो तो वो काम सही तरह नहीं करते। तो चचा ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं हूं ना, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ देख लूँगा, आप बस शादी के बारे में सोचें। अब्बा ने कहा कि मैं ज़मीनों के काम से फारिग हो जाऊं फिर आपको ज़रूर बताऊंगा। चचा ने कहा ठीक है, आप फारिग हो जाएं, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। न जाने क्यों अब्बा कोई फैसला नहीं कर रहे थे, चचा की बात को ऐसे ही टाल देते थे। इस तरह 2 माह गुजर गए और एक दिन अब्बा घर से गए और वापस नहीं आए। आपा ने चचा को कॉल की और अब्बा के बारे में बताया। चचा ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, अपने एक दोस्त से कहता हूँ कि वो पता करके बताएंगे, जैसे ही कोई इत्तला मिलती है तो बताऊँगा और 1-2 दिन में खुद चक्कर लगाता हूँ। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ भी हो जाए अब्बा इतने दिन तक घर से दूर नहीं रहे थे और अब तो 1 हफ्ता होने को था। अब्बा की कोई भी खबर नहीं थी। फिर चचा की कॉल आई और कहा
कि फौरन हस्पताल पहुंचो, तुम्हारे अब्बा का पता चल गया है। और आपा हमें लेकर हस्पताल गईं। जब वहां पहुंचे तो अब्बा बेहोश थे। हम रो रहे थे। आपा ने कहा, रोते नहीं, तुम एक मजबूत माँ बाप की औलाद हो। दुआ करो, बच्चों की दुआ में बहुत असर होता है। दुआ करो अब्बा को जल्द होश आ जाए। तभी चचा वहां आ गए और हमें तसल्ली देने लगे कि परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं हुआ, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसलिए बेहोश हैं। आपा ने चचा से पूछा कि अब्बा इतने दिनों से कहाँ थे और आपको कहाँ मिले। चचा ने कहा कि वो सब बाद में बताऊंगा, अभी मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और वो चले गए। और फिर डॉक्टर अब्बा के ऊपर चादर दे रहे थे। आपा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है अब्बा को? तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपके अब्बा को बचा नहीं सके। आपा ने डॉक्टर का गिरेबान से पकड़ लिया और पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो अब्बा ने हमसे कोई बात भी नहीं की थी, ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? पहले तो कभी अब्बा का बीपी हाई नहीं हुआ था। फिर चचा ने कहा, अब क्या फायदा इन बातों का, भाई साहब तो रहे नहीं अब। अरे मैं तो यतीम हो गया, मेरे लिए तो मेरे बाप की जगह थे भाई साहब। अब मैं क्या करूँगा, किससे दिल की बातें किया करूँगा? चचा भी बहुत रो रहे थे। अब्बा को गए 4 माह हो गए थे। आपा ने कहा, अब सब कुछ वो खुद देखेंगी। मुंशी से कहकर ज़मीनों के कागजात मंगवाए और ख़ुद सारे खाते चेक किए तो बहुत फ़र्क नज़र आया। आपा ने मुंशी से पूछा कि इन 4 माह में इतना नुकसान कैसे हुआ? तो मुंशी ने कहा कि बड़े साहब के होते हुए ही सब नुकसान हो रहा था और इसी वजह से वो बहुत परेशान थे और शहर गए थे इसी काम के सिलसिले में। जब ये सब हुआ और बड़े साहब हमें छोड़कर चले गए। आपा ने कहा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इतने दिन से अब्बा कहाँ थे, कहाँ नहीं। आपसे इन सब का हिसाब मांगा है। जब फसल इतनी अच्छी हुई थी तो लाखों का कर्ज कैसे चढ़ गया? मुंशी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जितना पता था आपको बता दिया। आपा ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। और फिर कुछ दिनों बाद आपा ने मुंशी की छुट्टी कर दी और एक नए आदमी को इसकी जगह रख लिया था। पुराने मुंशी ने कहा कि आप सही नहीं कर रही हैं मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा तो गुजर बसर ही बड़े साहब की मेहरबानी से होता था। वो हम जैसे गरीबों का बहुत ख्याल करते थे। आपा ने कहा, हर 6 माह बाद तुम्हारे घर इनाज पहुंच जाया करेगा, तुम अब मजदूर के तौर पर काम करोगे। हम कॉलेज से आए तो आपा घर पर ही थी। जब से अब्बा के रिश्ते की बात चली थी, आपा ने तब से ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी सारी तवज्जो हम पर और घर पर देती थी। एक दिन मैंने कहा कि आपा, आप दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दें। तो आपा ने कहा, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और इनको निभाने के लिए मुझे अपने बारे में नहीं, तुम दोनों के बारे में और अपनी ज़मीनों के बारे में सोचना है। कुछ दिनों से बहुत मसले चल रहे हैं। हमारी 20 एकड़ ज़मीन पर कुछ दिनों से लोग आ जा रहे हैं और आज मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि आपके अब्बा ने बैंक से कर्जा लिया था और 1 साल का वक्त मांगा था, मगर वो कर्ज अदा नहीं कर सके, इसलिए अब से ये ज़मीन आपकी मलकियत नहीं रही। आपा बहुत परेशान थी। वो बता रही थीं कि मैंने अब्बा के वकील से बात की है, वो कह रहे हैं कि हम अदालत से रजू करेंगे। आपा सुबह होते ही शहर चली गईं और जब घर आईं तो बहुत खामोश थीं, खाना भी नहीं खाया और कमरे में चली गईं। मैं उनके लिए खाना कमरे में ही ले गई। आपा किसी सोच में गुम थीं, उन्हें मेरे आने का पता नहीं चला। जब मैंने आपा के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गईं। आपा की आंखें नम थीं। मैंने पूछा, आपा क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? आपा ने कहा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक है। मैंने कहा, जो भी बात है आप मुझे बताएं, इस तरह अंदर ही अंदर क्यों खुद को जला रही हैं? बताएं क्या हुआ, अदालत ने क्या फैसला सुनाया? फिर आपा ने कहा कि अदालत ने बैंक के हक में फैसला दिया और मुझे इस बात का दुख खाए जा रहा है कि मैं अब्बा की इमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। ये ज़मीन अब्बा ने कितनी मेहनत से बनाई थी और अब एकदम से ही सब कुछ ख़त्म हो गया। आज आपा को पहली दफ़ा इस तरह रोते देखा था। मैंने कहा, इस सब में आपका क्या कसूर? जो हमारी किस्मत में नहीं था वो हमारा कैसे हो सकता है? आप ये सोच लें कि ज़मीनें हमारी किस्मत में नहीं थीं। आपा मुझे खुद से लगाए रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे तो एक दिन आपा ने हमें अपने पास बिठाकर कहा कि तुम दोनों जानते हो ना कि मुझे तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर मैं तुम दोनों से कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करोगे? हमने कहा, आपा आप बताएं क्या बात है, हमसे जो भी हो सका हम ज़रूर करेंगे। और फिर आपा ने कहा कि मैंने सोचा है कि हम ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ रहकर मैं नौकरी नहीं कर सकती और तुम दोनों के मुस्तकबिल के लिए मैं घर नहीं बैठ सकती, क्योंकि पहले तो ज़मीनों की आमदन से घर का और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा पूरा होता था, मगर अब हमारे पास कुछ नहीं है जिससे सब खर्च पूरे हो सकें। मैंने कहा, आपा मगर आप कैसे नौकरी ढूंढेंगी, हमें तो कोई भी नहीं जानता। फिर आपा ने कहा, जब कुछ करने की ठान ली जाए और इरादा भी पुख्ता हो तो रास्ते भी खुल ही जाते हैं। फिर हमने अपना वो घर जिसमें हमारा बचपन गुजरा था, अम्मा अब्बा की यादें थी, वो घर बेच दिया और शहर शिफ्ट हो गए थे। और वक्त भी कैसे कैसे रंग बदलता है। कभी वो वक्त था कि अब्बा ने हमें ड्राइवर रख कर दिया था जो हमें कॉलेज लेकर जाता था, और आज अब्बा के जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब्बा ने एक सादा सा घर खरीदा, हमारी फीसें वगैरह अदा की कॉलेज की, और घर का राशन वगैरह डलवाया और कुछ रकम बचा कर रख दी। आपा कई जगह पर नौकरी ढूंढने जाती रहीं, मगर तालीम कम होने और तजुर्बा न होने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी। आपा सारा दिन धक्के खाती रिक्शों में और घर आकर हमारे लिए खाना बनाती और बाकी काम भी करती। आपा ने अपने आप को भुला दिया और सिर्फ हमारे बारे में सोचती रहती। आपा की शादी की उम्र निकल रही थी, मगर वो कहती कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तुम दोनों हो, और जब तक तुम दोनों को तुम्हारे पैरों पर खड़ा होते ना देख लूं और तुम्हारी शादी ना कर दूं, तब तक अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकती। हम कितने खुशकिस्मत थे ना कि अल्लाह ने हमें आपा जैसी बहन दी थी, वरना इस खुदगर्ज लोगों की दुनिया में कौन किसी का सोचता है। सगे रिश्ते भी सिर्फ अपना भला देखते हैं। आपा को नौकरी मिल गई थी। उन्होंने आपा को ट्रायल पर रखा था और कहा था कि आपकी कारकर्दगी अच्छी हुई तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। हम सब बहुत खुश थे। मेरा बीए का फाइनल सेमेस्टर चल रहा था जब एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे खूब सुनाई थी। उसने कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर आ गई। घर आई तो आपा खाना बना रही थी। मैं गुस्से में बड़बड़ाती हुई पानी ग्लास में डालने लगी। मुझे गुस्से में देखकर आपा ने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है, किस बात पर अपना खून जला रही हो? तो मैंने कहा कि आज एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया और कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आना चाहता है। मेरी बात सुनकर आपा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आने दो, देखते हैं वो कैसे लोग हैं, तुम्हारे काबिल हुआ तो बात पक्की कर देंगे। मैंने हैरत से आपा की तरफ देखा और कहा, आपा मैं किसी राह चलते से कैसे शादी कर सकती हूँ? तो आपा ने कहा, अरे पागल लड़की, शादी करने का कौन कह रहा है, पहले उससे उसके घर वालों से मिलने तो दो, फिर कोई फैसला करेंगे। और कल को कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी है, अगर वो लोग अच्छे हुए तो इसमें क्या बुराई है। फिर कुछ दिन गुजरे। जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, वही लड़का दोबारा से मेरे सामने आ गया। मैंने कहा, तुम बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। उसने कहा, सुनिए मैडम, मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ और आपको पसंद करता हूँ। रोज़ इस तरह आपके रास्ते में आकर आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे सीधा सीधा आपके घर रिश्ता लेके आने की इजाज़त मांग रहा हूँ। मैंने कहा, और अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो? उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने घर वालों को लेकर आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी फैसला करना है वो मेरी आपा ने करना है, और उनके कहने पर भी तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। फिर संडे को वो लड़का अपने घर वालों के साथ हमारे घर मौजूद था और आपा से वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो पहले से जानता हो। आपा ने मुझे आवाज़ दी और मैं चाय लेकर चली गई। इसके साथ उसकी वालदा आई थी और उनको मैं अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि आप बस शादी की तारीख दें, और आपा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी। और मैं आपा को गुस्से से देख रही थी कि कैसे यूं अचानक मान गई। पहले इनके बारे में कुछ पूछ तो लें। कुछ देर बाद वो लोग चले गए और आपा ने कहा कि हम आपको फ़ोन पर डेट बता देंगे। जैसे ही वो लोग गए तो मैंने आपा से कहा, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी रिश्ते के लिए हाँ करने की? आपा ने कहा, मैं इस लड़के जिसका नाम आबाद है उसे जानती हूँ। फिर मेरी शादी की तारीख रख दी गई और मैंने आपा और भाई को छोड़कर जाने के दुख से रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। आपा ने कभी अम्मा अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। आपा ने कहा, परेशान नहीं होना, जब भी दिल उदास हो तो मिलने चली आना। और फिर मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मेरे शौहर आबाद अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और आबाद की अम्मा बहुत अच्छी खातून थी और उम्र भी काफ़ी थी उनकी। आबाद ने कहा कि मेरी अम्मा की शादी बहुत लेट की गई थी। मैं बहुत खुश थी।
आबाद वाकई बहुत अच्छे हमसफ़र थे, मगर ये नहीं जानती थी कि मेरी खुशी कुछ दिनों की मेहमान है। शादी के फौरन बाद शौहर का इंतकाल हो गया और मैं अपनी बूढ़ी सास के पास रहने लगी, क्योंकि इसके बेटे के अलावा और कोई न था। लेकिन हर रात मुझे ऐसे महसूस होता जैसे लाइट बंद करते ही कमरे में कोई चला आता है, लेकिन घर में तो मेरे और मेरी सास के अलावा कोई भी नहीं रहता था। मैंने कई दफ़ा अपनी सास से कहा कि लाइट जलाकर सोते हैं, लेकिन वो कहती कि रोशनी में उसे नींद नहीं आती। एक रात मैं बिस्तर पे टॉर्च लेकर लेट गई और जैसे ही मुझे अपनी चारपाई हिलती हुई महसूस हुई, मैंने टॉर्च जला दी और ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि कमरे में तो मेरा शौहर था। आबाद ने कहा कि शोर नहीं करना वरना माँ जी उठ जाएंगी, और मैं खुशी और हैरत के मिले जुले एहसास में थी कि आबाद ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अहम बातें बताना चाहता हूँ। मैं आबाद से पूछ रही थी कि आप कहाँ थे और इस तरह चोरी छुपे क्यों आए हैं अपने घर। तो आबाद ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये औरत मेरी सौतेली माँ है और इसने अपना साबका शौहर के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। शादी के तीसरे रोज़ मैंने अपनी सौतेली माँ को किसी से फ़ोन पर बात करते सुन लिया था और उसे पता चल गया कि मैं सब जान चुका हूँ। मैं अभी कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे सर पर कुछ मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो एक अनजान जगह पर था और एक आदमी जो मुझे खाना देने आता था। मैं बेहोश होने का नाटक करके उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि मुझे यहाँ क्यों रखा है, कौन है इन सब के पीछे। तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि आपसे इन कागजात पर साइन करवा लूँ और फिर आपको मार डालूँ। वो कागज़ मेरे घर और प्लॉट के थे जो बाबा ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिए थे, क्योंकि वो इस औरत की असलियत जान चुके थे। फिर इस आदमी ने कहा कि आपकी सौतेली माँ ने अपने साबका शौहर के साथ मिलकर सब कुछ किया है। आबाद सब कुछ बता रहे थे और तभी आबाद की सौतेली माँ और उनके साथ जो आदमी था उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो आदमी तो अब्बा के चचाजाद भाई रफीक चचा थे और मुझे देखकर कहने लगे, गलती हो गई, जब तुम्हारे बाप को मारा था तभी तुम्हें और तुम्हारे बहन को भी मार देना चाहिए था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैंने कहा, तो आपने मेरे अब्बा को मारा, मगर क्यों, क्या बिगाड़ा था अब्बा ने आपका? तो अब्बा के चचाजाद भाई ने कहा कि तुम्हारा बाप सब कुछ जान गया था मेरे बारे में, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। मैं रो रही थी और इस जल्लाद जिसने मेरे अब्बा की जान ली उससे पूछा कि क्या था ऐसा जो अब्बा जान गए थे और आपको ज़रा रहम न आया। तो वो कहने लगे कि चलो तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें सच बता ही देता हूँ। अब्बा के चचाजाद भाई रफ़ीक ने कहा कि जिस औरत से तुम्हारे बाप की शादी करवाना चाहता था वो मेरी पहली बीवी थी, जिसे मैं तलाक दे चुका था, और एक मंसूबे के तहत उसकी शादी तुम्हारे अब्बा से करवाना चाहता था। मगर जब उसे सब कुछ पता चल गया तो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि तुम्हारे बाप की सारी जायदाद मुझे अपने नाम करनी थी। तुम्हारे बाप के पास इतनी दौलत थी, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो गाड़ियों में घूमता फिर रहा है और पैसे में खेल रहा है। बस इसीलिए सब कुछ प्लान किया था। फिर तुम्हारे बाप को मारने के बाद मैंने ज़मीनें अपने नाम करवानी थी, इसलिए बैंक वालों का ढोंग रचाया और इस वकील को अपने साथ मिला लिया जिसके पास तुम्हारी बहन गई थी केस दायर करवाने के लिए। मगर जब पूछगछ की तो पता चला कि उमर दराज ने पहले ही अपनी सारी जायदाद अपने तीनों बच्चों के नाम कर दी है, और मैं पागल होने वाला था ये सुनकर। तभी मेरी साबका बीवी ने बताया कि इसका सौतेला बेटा जिससे शादी कर रहा है वो उमर दराज की बेटी है, इसलिए इसकी तुमसे शादी पर हम रजामंद हुए थे, और आज इसके साथ साथ तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। अगर जान बख्शी चाहती हो अपनी और अपने शौहर की तो इन कागजात पर साइन करो अभी। आबाद ने कहा कि आपको जायदाद ही चाहिए थी तो मांग कर ले लेते, हम अपनों का सदका समझकर आपके मुंह पर मारते, यूं इतनी बेदर्दी से हमारे प्यारों को तो ना छीनते हमसे। रफीक चचा, जिनको चचा कहना भी इस रिश्ते की तौहीन है, वो मेरे शौहर को मारने लगे थे जब पुलिस ने आकर अब्बा के चचाजाद भाई और उनकी साबका बीवी को पकड़ लिया, और हमारी ज़मीनें हमें वापस मिल चुकी थीं। और आबाद ने अपने दोस्त से, जो काफ़ी अरसे से आपा को पसंद करता था, उससे आपा की शादी करवा दी, और मेरा छोटा भाई वो आला तालीम के लिए बैरूने मुल्क चला गया। सब कुछ ठीक हो चुका था, हमारा हक हमें मिल गया था, मगर वो रिश्ते जिनको इन बेहिस और बेरहम लोगों की वजह से खोया था वो तो अब नहीं मिल सकते थे। मगर आपा ने अम्मा अब्बा के इसाले सवाब के लिए ज़मीन पर मदरसा बनवा दिया था,
लोग अपने नाजायज़ मकासद पूरे करने के लिए किस तरह दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी कि ज़िंदगी मकाफात अमल भी है, किसी से उसका हक छीनने वाले कभी सुकून में नहीं रहते। इस दुनिया में भी सज़ा पाते हैं और आखिरत में भी उनको सज़ा मिलती है। पर अफसोस, हम कभी दूसरों के वाक़यात से सबक हासिल नहीं करते। ऐसे लोग अपनी आखिरत भूल चुके हैं।